गाजी की अगली किस्त के साथ हाजिर हैं। अगले रोज़ सुबह 10 बजे अब्दुल करीम मेरे होटल में आया। उसने बताया कि कर्नल शंकर 2 दिन आगरा में रहकर गुज़िश्ता शाम वापस लौटा है। रात को नशे में कह रहा था कि आगरे में पहले पकड़े गए पाकिस्तानी जासूसों का वाक़या अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि 2 और पाकिस्तानी जासूस पकड़े गए हैं। हेडक्वार्टर्स की तरफ से उसे इस सिलसिले में आगरा जाना पड़ा। वो भारतीय इंटेलिजेंस का शिकवा कर रहा था कि जिस जगह सेफ हाउस में पाकिस्तानी जासूसों को तफ्तीश के लिए रखा गया है वो राजा की मंडी के रेलवे स्टेशन से आगरा की जानिब बने रेलवे आउटर सिग्नल के साथ ही वाक़ है और उसे रिसीव करने वाले डायरेक्टोरेट मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमियों ने रेलवे स्टेशन से लेकर सेफ हाउस तक रेलवे पटरी के किनारे किनारे उसे पैदल चलाया। अब्दुल करीम अपने मुतल्लिक फिर मेरी मिन्नत और समाजत शुरू कर चुका था। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि मैं जल्द ही उसके लिए कुछ ना कुछ करूँगा। कुछ और बातें करने के बाद मैंने उसे 200 रुपये दिए और रुखसत किया। नए पाकिस्तानी जासूसों के पकड़े जाने की खबर ने मुझे पुरमुज्दा कर दिया था। मैं अपने साथियों के घर चला गया और उन्हें यह खबर सुनाई। मेरे साथी जवान, निडर और जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार थे। ये बातें सुनकर वो भड़क उठे और कहने लगे कि इनको जासूसों से छुड़वाने के लिए हमें फौरी कार्रवाई करनी चाहिए। मेरे 3 साथी गैर शादीशुदा थे। उनमें से एक कहने लगा, सर, जब हमसे भारत में दाखिल हुए थे तो हमने जहनी तौर पर यह तस्लीम कर लिया था कि हम आखिरी खून का कतरा तक अपने वतन की हुर्मत के लिए कुर्बान कर देंगे। जो पकड़े जा चुके हैं वो भी हमारे भाई हैं और यकीनन यही जज्बा लेकर वो भारत आए होंगे। अगर हम इन्हें बचाने में कामयाब हो जाएं तो हमारे लिए अपने मिशन में कामयाबियों से ज़्यादा अहम होगा। चौथे साथी ने कहा, सर, अगर खुदा न खास्ता आप या हम में से कोई पकड़ा जाए और बाकी साथियों को उस जगह का इल्म हो जाए तो क्या हम यूं ही खामोश बैठे रहेंगे? गिरफ्तार होने वाले भी हमारे अपने हैं और इन्हें छुड़वाने के लिए हमें कोई भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। मैंने उनसे कहा कि मैं उनके इस जज्बे की कदर करता हूँ, लेकिन हमें जोश के साथ साथ होश से भी काम लेना पड़ेगा। पूरे भारत की आबादी में हम 5 ही एक दूसरे की हकीकत से बाखबर हैं। हमें यहाँ सिर्फ अपने मिशन पूरा करने के लिए भेजा गया है। अगर हम सीनियर्स की हिदायत के ख़िलाफ़ गिरफ्तार जासूसों को छुड़वाने का फ़ैसला कर भी लें तो हमें पहले चंद बातों को मद्देनज़र रखना होगा। सबसे पहले कि इन जासूसों की निगरानी पर कितने पहरेदार मुतय्यन हैं और उनके पास किस किस्म का असलाह मौजूद है। नंबर 2 कि भारतीय तशद्दुद के बाद वो इस काबिल भी हैं कि हिरासत से छूटने के बाद फ़रार हो सकें। नंबर 3 ये कि वो फ़रार होकर कहाँ जाएंगे। पाकिस्तान की तरफ का बॉर्डर तो भारत से उनके फ़रार होने के बाद फ़ौरन सील कर दिया जाएगा। पहरेदारों से बग़ैर मुकाबले के हम इनको हिरासत से छुड़वा भी नहीं सकते। मुकाबले में हम ज़ख्मी और गिरफ़्तार भी हो सकते हैं और ऐसी सूरत में हमारा सारा मिशन उलट पुलट हो सकता है। मैंने तो इन्हें समझा बुझाकर वापस लौट आया। मेरे वहमो गुमान में भी ना था कि मेरे जाने के बाद वो खुद ही सारी प्लानिंग करके मेरी इजाज़त और इल्म के बग़ैर ही इस पर फौरी अमल पेरा हो जाएंगे। अगले दिन सुबह 10 बजे मेरे नंबर 2 का फ़ोन आया। उसने घबराए हुए लहजे में मुझसे फौरी मिलने के लिए कहा। मैं हैरान था कि ऐसी क्या इमरजेंसी पैदा हो गई। मैंने उसे मुग़ल महल रेस्टोरेंट में 11 बजे मिलने को कहा। मुकर्ररा वक्त पर जब मैं रेस्टोरेंट पहुंचा तो वो बाहर मेरा इंतज़ार कर रहा था। रेस्टोरेंट अभी अभी खुला था। मैं उसे रेस्टोरेंट में एक गोशे की टेबल पर ले गया। वो बहुत घबराया हुआ और परेशान था। उसके मुंह से बात तक नहीं निकलती थी। जो कुछ उसने मुझे बताया उसे सुनकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने कहा, गुज़िश्ता रात से हमारे तीनों साथी गायब हैं। पहले तो मैं ये समझता रहा कि तीनों फिल्म का आखिरी शो देखने चले गए हैं। जब वो 12 के बाद भी वापस ना आए तो मैं बहुत घबरा गया। भारत में क़याम के दौरान ऐसा पहली मर्तबा हुआ था। मेरी हिदायत के मुताबिक इन्हें सिर्फ 2-2 की टोली में बाहर जाने की इजाज़त थी। फिल्म का आखिरी शो देखने की सख्ती से मुमानियत थी। बाहर जाने से पहले अपने दोनों साथियों को बताना लाजिम था कि वो कहाँ जा रहे हैं और कब तक वापस लौटेंगे।
और अब सूरत हाल ये थी कि 2 की बजाय 3 साथी रात 8 बजे से गायब थे और उन्होंने मेरे नंबर 2 और मेरी गैर मौजूदगी में अपने सीनियर्स को भी अपने जाने का कुछ ना बताया था। बकौल मेरे नंबर 2 के सुबह उसने उनका सामान भी चेक किया था। वो तीनों अपने पिस्टल, फालतू राउंड्स और छुरियों वगैरह के बैग साथ ले गए थे। मुझे कई किस्म के अंदेशों और वसवसों ने घेर लिया। उनकी गुमशुदगी की कोई वजह समझ नहीं आती थी। मैं बिला वजह सोच और विचार में वक्त ज़ाया करके अपने नंबर 2 को साथ लेकर उसके घर चला गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उन पर क्या बीती। मैंने उनके कमरों को अच्छी तरह से खंगाल डाला, लेकिन कोई ऐसी चीज़ ना मिल सकी जिससे उनकी गुमशुदगी का सुराग मिलता। थक हार कर मैं नंबर 2 के कमरे में जा बैठा। बार बार एक ही बात जहन में आती थी कि वो फिल्म का आखिरी शो देखने गए होंगे, वापसी पर पुलिस हवालात में होंगे और उनसे तफ्तीश के दौरान हमारा सारा भेद खुल जाएगा। ना सिर्फ हम दोनों पकड़े जाएंगे बल्कि हमारा मिशन और इतनी अहम डाक भी दुश्मन के हाथ लग जाएगी। जैसे जैसे मैं इस जाविये से सोचता जाता मुझे आइंदा तारीकी ही तारीकी दिखाई देती। मैंने फैसला किया कि फौरी तौर पर डाक और दूसरी ज़रूरी अशिया यानी ट्रांसमीटर, कैमरे और हमारी असली पहचान का सबब बनने वाली तमाम अशिया इस घर से फौरी तौर पर अपने होटल मुंतकिल कर लूं। इसके साथ ही ये ख्याल भी आया कि तीनों गुमशुदा साथियों को मेरे होटल का भी इल्म है। पकड़े जाने की सूरत में तशद्दुद के बाइस अगर वो बोल पड़े तो दुश्मन होटल में भी फ़ौरन पहुंच जाएगा। इसलिए फौरी तौर पर मुझे और मेरे नंबर 2 को किसी गैर मारूफ होटल में शिफ्ट कर जाना चाहिए। मैंने नंबर 2 को सब सामान पैक करने को कहा। मुझे इस वक्त कुछ सूझ नहीं रहा था। फिक्र थी तो डाक और बाकी अशिया को महफूज करने और ख़ुद को और अपने नंबर 2 को बचाने की। मैं नंबर 2 के कमरे में बेकरारी और इज़्तिरार की हालत में बार बार उसे जल्द अज जल्द सामान पैक करने का कह रहा था। मैं सोचता था कि ये वक्त का खेल है कि हम पहले इस घर से निकलते हैं या पुलिस और दूसरी भारतीय एजेंसियां यहाँ पहुँच जाती हैं। इस कैफियत में मेरी निगाह टाइम पीस पर पड़ी तो उसके नीचे एक कागज़ दबा हुआ दिखाई दिया। मैंने वो कागज़ उठाया और मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये ख़त तीनों साथियों की तरफ से मुझे और मेरे नंबर 2 को मुखातिब करके लिखा गया था और उसमें इन तीनों के दस्तखत सब थे। ख़त का मजमून कुछ इस तरह से था कि हम तीनों आगरे में गिरफ्तार 2 पाकिस्तानी जासूसों को बचाने के लिए जा रहे हैं। अगर 2 दिन तक हम वापस ना लौट सके तो ये समझ लीजिएगा कि हम तीनों दुश्मन की गोलियों से हलाक हो चुके हैं और अगर हम जिंदा गिरफ्तार हो गए तो हम साइनाइड की दाढ़ें चबाकर अपनी जान दे देंगे, लेकिन अपने राज और आपके मुतल्लिक किसी किस्म की मालूमात दुश्मन को ना देंगे। ख़त में उन्होंने मुझसे और नंबर 2 से अपने डिसिप्लिन और हिदायत की खिलाफ वर्जी करने पर माफ़ी मांगी थी और लिखा था कि अगर हम ये कदम ना उठाते तो हमारे दिमाग इसी ख्याल से फट जाते कि हमारे 2 पाकिस्तानी भाई हमारे जैसे ही मिशन की तकमील के दौरान गिरफ्तार हो चुके हैं और उनकी कैद और तशद्दुद करने की जगह का इल्म होने के बावजूद हम उनकी कोई मदद नहीं कर रहे। उन्होंने लिखा कि आप हमारे इस इक़दाम की कामयाबी की दुआ करें और हमारे ज़िंदा ना रहने की सूरत में हमारी मग़फ़िरत की दुआ करें। ज़िंदा रहने की सूरत में आप या कोर्ट मार्शल जो सज़ा देगा हम उसे बखुशी भुगतने को तैयार हैं। मैंने नंबर 2 को बुलाया और उसे ये ख़त पढ़ने को दिया। उस ख़त ने मुझे और ज़्यादा परेशान कर दिया। नाकामी की सूरत में उन्होंने अपनी जान देने और राज ना बताने का कहा था। इस जज्बाती पस मंज़र में ऐसे जज्बाती अहद को कोई अहमियत नहीं देता। नंबर 2 भी ख़त पढ़कर शशदर रह गया। उसने सारा घर उनकी गुमशुदगी के सुराग की तलाश में उलट पुलट कर दिया, लेकिन घबराहट में अपने ही कमरे के टाइम पीस की तरफ ध्यान ना दिया। ये ख़त मिलने के बावजूद मैंने नंबर 2 के साथ मिलकर ज़रूरी सामान उठाया और छत्ता लाल मियाँ में एक मामूली होटल में 2 कमरे ले लिए। घर के दरवाज़ों की एक एक चाबी सबके पास थी, लेकिन तीनों साथी अपनी चाबियां भी वही छोड़कर गए थे।
मालिक मकान के घर वालों को हमने चाबियों का एक सेट दिया और मेरे नंबर 2 ने कहा उसके साथी किसी ज़रूरी काम की वजह से बैरून दिल्ली गए हैं और जल्दी में चाबियां भी भूल गए हैं। उसे भी किसी पार्टी को सामान डिलीवर करने के लिए जाना पड़ रहा है। उसकी वापसी से पहले अगर साथी आ जाएं तो इन्हें चाबियां दे दें। छत्ता लाल मियाँ से मैं सीधा अपने होटल पहुंचा और अपने चंद जोड़े एक सूटकेस में रख दिए। अहम कागजात और सारे रुपए लॉकर से निकाल लिए। साइलेंसर वाला पिस्टल भी सूटकेस में रखा और छत्ता लाल मियाँ के होटल में पहुंच गया। दिन का बाकी हिस्सा और रात हमने आंखों में काटी। यूं महसूस हो रहा था जैसे किसी बड़े जल्जले की वजह से सारी इमारत ढेर हो गई हो। आइंदा मिशन की बात तो एक तरफ रही, हम अब ये सोच रहे थे कि किस तरह आने वाले कोरियर्स को डाक दे सकेंगे। मेरे नंबर 2 ने कहा हमें ट्रांसमीटर पर पाकिस्तान से राब्ता करना चाहिए। मैंने इस तजवीज़ को फौरी तौर पर इस बिना पर रद्द कर दिया कि भारतीय सिविल और फौजी जासूसी के महकमे मेजर एहसन और उसके साथियों के गिरफ्तारी की वजह से पहले ही चौकन्ना हो चुके थे और अब हमारे 2 नए जासूसों की गिरफ्तारी के बाद तो इमरजेंसी की हालत में होंगे। इन हालात में ट्रांसमीटर पर लंबा पैगाम भेजना खुद इन इदारों को अपनी निशानदेही कराने के मुतरादिफ होगा। मेरे नंबर 2 ने यह भी कहा कि अगर तीनों साथी कामयाबी के साथ बखैरियत लौट भी आएँ तो इन्हें इस डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने की वजह से कोरियर के साथ ही वापस भेज दिया जाए। मैंने कहा फ़िलहाल इंतज़ार करो और देखो। इस वक्त हमारे सामने सबसे अहम मसला इस इंतहाई अहम डाक को पाकिस्तान भिजवाना है। इन तीनों ने जो हरकत की है वो जज्बात से कता नज़र इंतहाई फाश गलती और जानबूझकर डिसिप्लिन की शदीद खिलाफ वर्जी थी। मुझे ये भी खदशा था कि इनकी बखैर व आफियत वापसी की सूरत में अगर इन्हें पाकिस्तान वापस भेजा गया तो वो कोर्ट मार्शल के खौफ से कहीं राह में ही फरार ना हो जाएं। उन्होंने ख़त में अपने जज्बात लिखकर अपनी दानिश में अपने इस इक़दाम को जायज़ करार दिया था, लेकिन मेरे लिए मुश्किलात का एक पहाड़ खड़ा कर दिया था। मैंने हालात के तकाज़े के पेश नज़र उनकी बखैरियत वापसी वरना बसूरत दीगर उनके पास आने की उनकी लिखी हुई मुद्दत के 2 दिन बाद तक का उनका इंतज़ार करने के बाद ही पाकिस्तान को उनके बारे में मुतला करने का फ़ैसला किया। ये दौरानिया इतवार तक का बनता है जिस रोज़ स्पेशल कोरियर्स ने मुझे मिलना था। 5 में से अब हम सिर्फ 2 बाकी रह गए हैं। मैंने अपने नंबर 2 को कहा कि जब तक हालात किसी ढब ना बैठ जाएं, हम दोनों एक दूसरे को कवर करेंगे और तन्हा हरगिज़ बाहर ना जाएंगे। अगले रोज़ 10 बजे के करीब हम दोनों उनके घर के सामने सड़क पर पहुँचे तो इत्तफाकन मालिक मकान मिल गया। उसने बताया कि वो तीनों अलल सुबह घर आ चुके हैं। हम करीबन भागते हुए घर में दाखिल हुए तो वो सो रहे थे। नंबर 2 ने उन्हें जगाया। मुझे और नंबर 2 को देखकर वो इस कदर घबराए कि आंखें ना मिला सकते थे। मैंने उन्हें बिल्कुल नॉर्मल लहजे में मुखातिब करते हुए कहा कि तुम्हारा ख़त मिल गया था, लिहाजा वजूहात बयान करने की बजाय मुफस्सिल तौर पर मुझे अपने जाने और वापस आने तक के वाक़यात बताओ। और सिर्फ एक आदमी बोले, बाकी खामोश रहें। ये सुनकर हमारा साथी जो जुडो कराटे का माहिर था खड़ा हो गया और कहने लगा, सर हमसे बड़ी गलती हुई जो हम ये हरकत कर बैठे। मैंने उसे टोका, सिर्फ वो बताओ जो मैंने पूछा है। गलती हुई है या नहीं इसका फ़ैसला मैं बाद में करूँगा। मेरे लहजे में करख्तगी आ चुकी थी। वो घबरा गया और कहने लगा, सर आपके जाने के बाद हमने ये फ़ैसला किया कि आगरा में गिरफ़्तार दोनों पाकिस्तानियों को बचाना ज़रूरी है। हमें यकीन था कि आप हमें हरगिज़ इसकी इजाज़त ना देंगे, सो हमने तय किया कि आपकी लाइल्मी में ही ये काम किया जाए। हम तीनों मुसल्लह होकर रेलवे स्टेशन पर पहुँचे और रात 11 बजे आगरा जाने वाली गाड़ी पर सवार हुए। ये पैसेंजर गाड़ी थी, हर स्टेशन पर रुकती और दूसरी गाड़ियों को पास करवाती अलल सुबह राजा की मंडी स्टेशन पर पहुंची। हम गाड़ी से उतरे और सेफ हाउस का जो नक्शा आपने बताया था उस तरफ चल पड़े। हमने सोचा कि दिन भर इनकी निगरानी के बाद रात को कमांडो एक्शन करके इन्हें छुड़वाने की कोशिश करेंगे।
रेलवे स्टेशन से ही रेलवे पटरियों का एक जाल बिछा हुआ है जो आगरा कैंट स्टेशन तक जाता है। सेफ हाउस के सामने रेलवे पटरियों की दूसरी जानिब एक कच्ची बस्ती बनी हुई है। वहां बहुत से लोग जमा थे जो सेफ हाउस की तरफ इशारे कर करके बोल रहे थे। हम भी इनमें शामिल हो गए। सेफ हाउस के सामने कई फौजी जीपें और एम्बुलेंस खड़ी थीं और मिलिट्री पुलिस वाले सेफ हाउस की तरफ किसी को जाने नहीं देते थे। कच्ची बस्ती वाले भी अपने घरों के सामने दूर ही से देख रहे थे। हमारे पूछने पर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें करने लगे। हर कोई अपने अपने ख्याल के घोड़े दौड़ाता रहा, लेकिन यकीन से कोई भी ना जानता था कि क्या वाकया पेश आया है। एम्बुलेंसों और जीपों की मौजूदगी से मालूम होता था कि किसी सीनियर अफसर की आमद का इंतज़ार किया जा रहा है। मिलिट्री पुलिस वाले पटरियों की दूसरी तरफ से उन लोगों को घरों के अंदर जाने का कह रहे थे, लेकिन पटरियां अबूर करके वो शहरियों को ज़बरदस्ती घरों में नहीं धकेल रहे थे। शायद इसकी वजह भारत में मार्शल लॉ का ना लगना और फौज का शहरी मामूलात में दखल अंदाजी की हदूद का तयन था। हमने देखा कि रेलवे का एक मुलाजिम अपनी वर्दी में इस बस्ती में दाखिल हुआ और जल्द ही लोगों ने उसे घेर लिया। उसने बताया कि सुबह के 3 बजे के करीब वो ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकला ही था कि सामने वाले घर यानी सेफ हाउस के अंदर और बाहर गोलियां चलने की आवाज़ आई। सेफ हाउस के मुत्तलिक कुछ ना जानता था और उसे सिर्फ इतना मालूम था कि इस घर में कुछ फौजी रहते हैं और कभी कभार चीखें भी सुनाई देती हैं। जीपों में सवार फौजी अफसरान भी यहाँ आते जाते दिखाई देते थे। इसने सिलसिला जारी रखते हुए कहा कि गोलियों की आवाज़ सुनकर वो पटरियों के साथ ही नशेब में लेट गया। इस घर के बाहर और अंदर हल्की पावर के बल्ब जल रहे थे। इस रोशनी में उसने देखा कि फौजी वर्दी पहने हुए 3 आदमी घर के बाहर गोलियां लगने से गालिबन मर चुके थे और घर के अंदर से भी फायरिंग की आवाज़ें आ रही थीं। फायरिंग थमी तो चंद मिनटों बाद 5 आदमी जो शहरी कपड़े पहने हुए थे 2 और शहरी कपड़े पहने आदमियों को सहारा देते हुए मकान से बाहर आए। कुछ फासले पर एक मोटर खड़ी थी। वो सब इस मोटर में जाकर बैठ गए और मोटर तेजी से पक्की सड़क की जानिब बढ़ी और गायब हो गई। ये सब देखकर वो बहुत डरा और भागते हुए स्टेशन जाकर हाजिरी के रजिस्टर पर दस्तखत किए और ड्यूटी देने लगा। जो उसने देखा उसकी वजह से तबीयत उसकी ख़राब हो गई और छुट्टी लेकर अब वो घर जा रहा है। वो इस बारे में फ़ौजियों को कोई बयान ना देगा। खामखा पराई मुसीबत क्यों मोल ले। उसकी बातें सुनकर वहां मौजूद लोगों ने फिर तबसरे शुरू कर दिए। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि एक जीप आई। उस पर एक स्टार लगा हुआ था। यकीनन इसी ब्रिगेडियर का इंतज़ार हो रहा था। वो दूसरे जूनियर अफसरान के साथ सेफ हाउस के अंदर गया और थोड़ी देर बाद ही वापस आ गया। जूनियर अफसरान से चंद मिनट बातें की और अपनी जीप में बैठकर चला गया। रेलवे मुलजिम के कहने के मुताबिक 3 फौजियों की लाशें जो उसने सेफ हाउस के बाहर देखी थीं वो हमारे वहां पहुंचने से पहले ही एम्बुलेंसेस में रख दी गई थीं। सूरज की रोशनी में हमने देखा कि उनकी लाशों की जगह चूने से लाशों की पोजीशन बना दी गई थी। सेफ हाउस के अंदर से 3 फौजियों की लाशें हमारे सामने दूसरी एम्बुलेंस में डाल दी गईं। सेफ हाउस को ताला लगाकर 2 फौजियों को पहरे पर खड़ा कर दिया गया और पहले एम्बुलेंस और फिर बाकी जीपें भी वहां से रवाना हो गईं। अब हमारा वहां ठहरना बेकार और ख़तरनाक था, लिहाजा हम उसी रास्ते से राजा की मंडी स्टेशन पर पहुंच गए और दिल्ली की तरफ जाने वाली जो पहली ट्रेन मिली उस पर सवार हो गए। स्टेशन पर बहुत सारे फौजी सिपाही और अफसरान और सफ़ेद कपड़ों में फौजी जासूस जो अपने हेयर कट की वजह से पहचाने जाते थे कुत्तों की तरह भागते हुए किसी को तलाश कर रहे थे। हमने दिल्ली के बजाय अंबाला के टिकट लिए थे, लेकिन प्लेटफॉर्म पर फौजियों की पूछगछ से बचने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता था। मुझे एक तरकीब सूझी। मैंने अपनी कलाई घड़ी जेब में रख ली और एक कैप्टन के पास जाकर उसे नमस्ते किया और वक्त पूछा। उसने वक्त तो बता दिया। मैंने उससे पूछा कि अंबाला जाने वाली गाड़ी कब आएगी। उसने झल्ला कर कहा, रेलवे के किसी आदमी से पूछो, मुझे क्या मालूम। गाड़ी तो प्लेटफॉर्म पर ही खड़ी थी। मैंने वैसे ही रेलवे के एक कुली से पूछा और अपने साथियों के हमरा इस कैप्टन के पास से गुजरते हुए फिर उसे नमस्ते किया। कैप्टन तो प्लेटफॉर्म पर एक जगह ही खड़ा था।
जबकि बाकी फौजी प्लेटफॉर्म पर बिखरे हुए थे। मुझे कैप्टन से एक आध मिनट बात करते देखकर बाकी फौजी हमें इसका वाकिफकार समझे और हम बगैर किसी पूछ गछ के एक डब्बे में सवार हो गए और बखैरियत दिल्ली पहुंच गए। रात हमने वेटिंग रूम में भी बसर की क्योंकि स्टेशन पर फौजी चेकिंग कर रहे थे। हमसे भी उन्होंने पूछा तो हमने कहा राजा की मंडी से ट्रेन में सवार हुए हैं और अम्बाला जाना है। चूँकि जिस ट्रेन से हम आए थे वह सिर्फ दिल्ली तक ही थी, लिहाजा अम्बाला जाने वाली ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। हमने इन्हें टिकट दिखाकर मुतमईन कर दिया और वो आगे बढ़ गए। यहाँ आकर हमें शिद्दत से एहसास हुआ कि आपकी इजाज़त के बगैर हमने इतना बड़ा कदम उठाया है। डरते डरते हम घर पहुँचे। हमने सब हकीकत बयान कर दी है। हमें अपनी गलती का शिद्दत से एहसास है और हम अपनी इस हरकत पर बेहद नादिम। आप हमारे लिए जो सज़ा भी तजवीज़ करेंगे हमें खुशी से कबूल है। मैंने कहा सज़ा के बारे में तो मैं बाद में बात करूँगा। अब ये करो कि आप में से दो मेरे और नंबर 2 के साथ चलो। एक को घर पर छोड़कर चारों छत्ता लाल मियाँ पहुँचे। होटल वालों से हिसाब करके सब सामान उठाया और पहले उनके घर गए और वहाँ से उठाया सब सामान नंबर 2 के हवाले किया और मैं लोधी होटल आया। मेरे हमरा सिर्फ एक सूटकेस था। कमरे में पहुंचकर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मरते मरते इस ज़ाते पाक ने हमें बचा लिया। पाकिस्तान वापस आने पर मुझे पता चला कि आगरे में पकड़े जाने वालों का ग्रुप भी 5 अफराद पर मुश्तमिल था। ये पांचों आगरा छावनी में 2 और 3 की टोलियों में अपने टारगेट तक पहुंचने की कोशिश में थे कि शक पड़ने पर FIU के आदमियों ने 2 को पकड़ लिया, DMI वालों के हवाले कर दिया। बाकी 3 दूर से ये सब कुछ देख रहे थे। उनका ग्रुप लीडर भी पकड़े जाने वालों में शामिल था। बाकी तीनों ने अलग अलग रहकर उनका पीछा किया और उसी शाम सेफ हाउस तक पहुंच गए। 4 दिन तक अपने गिरफ्तार साथियों को छुड़वाने की तदबीर करते रहे। इस दौरान गिरफ्तार साथियों पर दरमियाना तशद्दुद भी किया गया। तीनों आज़ाद साथियों ने बिल आखिर कमांडो एक्शन करने का फैसला किया और जिस सुबह मेरे साथी वहां पहुंचे तो कमांडो एक्शन करके वहां पर मौजूद 6 भारतीय फौजियों को हलाक करके साथियों को छुड़वा लिया गया था। मोटर कार भी उसी रात गन पॉइंट पर छीनी गई थी और आगरा स्टेशन के करीब इसे छोड़कर वो पांचों पहले लखनऊ और फिर भारत नेपाल बॉर्डर पर पहाड़ियों से गुजरते नेपाल में दाखिल हुए और खटमंडू से अपने सिफारत खाने के ज़रिए पहले मलेशिया और फिर बखैरियत पाकिस्तान पहुंच गए। अगले रोज़ ही सुबह मैं साथियों के हमरा उनके घर गया। मैंने रात ही ये फैसला कर लिया था कि सख्त सर्जिश के सिवा उनके खिलाफ पाकिस्तान में उनकी इस हरकत की रिपोर्ट नहीं करूंगा। मेरी अपनी पोजीशन भी बहुत ज़्यादा नाजुक थी। दुश्मन मुल्क में उनसे काम लेना बहुत ज़्यादा कठिन था क्योंकि यहाँ किसी अथॉरिटी का इन पर हुक्म चलाना और हुक्म अदूली पर उनको कोई सज़ा देने का ज़रिया ना था। मैं अक्सर औकात उनसे दोस्ताना माहौल में बातें करता और नफ्सियाती तौर पर उन्हें हैंडल करने की कोशिश करता था और अब भी नफ्सियाती तौर पर ही इनसे निमटने का सोचा है। घर पर मैंने उन चारों को एक कमरे में इकट्ठा किया और कहा, आप लोगों की इस हरकत से मुझ पर वाज़ेह हो चुका है कि आप मुझसे खुश नहीं। हम यहाँ सब अपने वतन और कौम के मुफाद में जान की बाजी लगाने के लिए आए हैं और हम सब की मुश्तरका कोशिशों से अल्लाह पाक ने हमें गैर मामूली कामयाबियों से भी नवाजा है। ये सब कामयाबियां टीम वर्क का नतीजा थीं। हर टीम का एक कप्तान होता है और मैं भी अपनी टीम का ग्रुप लीडर हूँ। आपके इस इक़दाम से मैं समझता हूँ कि अब बहैसियत ग्रुप लीडर मुझे आपका भरपूर ताउन हासिल नहीं होगा। लिहाजा मैंने फ़ैसला किया है कि आइंदा इतवार को पाकिस्तान से आने वाले कोरियर्स के हमरा पाकिस्तान वापस चला जाऊं। जब तक आपका नया ग्रुप लीडर आए आप नंबर 2 के अहकामात की पैरवी करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी इस हरकत के बारे में सीनियर्स को कुछ नहीं बताऊंगा। ये कहकर मैं खामोश हो गया। वो चारों पहले तो गुमसुम मुझे तकते रहे, फिर एक लख्त फट पड़े। नहीं साहब, हम ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। हम जान दे देंगे लेकिन आपको वापस जाने नहीं देंगे। आप जो सज़ा चाहें हमें दे लें लेकिन अपना ये फ़ैसला बदल लें। अगर आप वापस चले गए तो हम सब भी आपके पीछे पीछे पाकिस्तान चले जाएंगे, चाहे वहाँ हमें सज़ाए मौत ही क्यों ना मिल जाए।
वो सब बेक वक्त बोल रहे थे। उनके वहमो गुमान में भी ना था कि उनकी इस हरकत की वजह से मैं खुद पाकिस्तान जाने और अपना मिशन नामुकम्मल छोड़े जाने की पादाश में सज़ा भुगतने को तैयार हो जाऊंगा।